हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग की। ये एक प्रिमिटिव टाइप की शेड्यूलिंग है। ये हम प्रिमिटिव टाइप की पहली टाइप की शेड्यूलिंग को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि राउंड रॉबिन में हमको एक पर्टिकुलर क्वांटम टाइम दिया रहेगा, यानी सीपीयू बेसिकली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देगा, यानी प्रीएम्प्ट कर देगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देगा और वापस से रेडी क्यू में भेज देगा और फिर से दूसरे प्रोसेस को उठाएगा, फिर से एक क्वांटम टाइम के लिए उसको प्रोसेस करेगा और फिर से वापस उसको रेडी क्यू में भेज देगा और ऐसा वो हर एक प्रोसेस के साथ करेगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कि लाइक किसी भी प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ रहा। आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, 5 प्रोसेस हैं, उनका अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है। अराइवल टाइम मतलब रेडी क्यू में वो किस पर्टिकुलर टाइम यूनिट पर पहुंचे हैं एंड देन द बर्स्ट टाइम। यहां पर आपको एक क्वांटम टाइम फ्रेम दिया रहेगा, दैट इज कॉल्ड, ये कुछ भी हो सकता है। अपने केस में हम यहां पर क्वांटम टाइम 2 सेकेंड या जो 2 टाइम यूनिट जो भी फ्रेम है वो लेकर के चल रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि रेडी क्यू, हम यहां पर इसको समझने के लिए एक रेडी क्यू को डिजाइन कर लेते हैं। यहां पर एक रेडी क्यू है और टाइम यूनिट 0 पर, अभी सीपीयू हमारा टाइम यूनिट 0 पर है और टाइम यूनिट 0 पर बेसिकली प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन के लिए पहुंचा और कोई पहुंचा ही नहीं। इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि ये वाला क्राइटेरिया तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब बेसिकली एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे, लेकिन अभी अराइवल टाइम इसका सबसे पहले है और यही एग्जीक्यूशन के लिए पहुंचा है, तो सीपीयू इसको पिकअप करेगा और क्वांटम टाइम 2 जो भी दिया गया है यहां पर उसको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो यानी सीपीयू ने सबसे पहले P1 को पिकअप किया एग्जीक्यूशन के लिए और अगले क्वांटम टाइम के बराबर यानी 2 सेकंड तक इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, यानी यहां से बेसिकली ये यहां पर पिकअप हुआ, एग्जीक्यूशन करने के बाद अभी रुक गया। यानी अभी रुकने के बाद ये देखेगा कि क्या रेडी क्यू में इस एग्जीक्यूशन के दौरान और कोई से प्रोसेस क्या पहुंचे हैं। अभी देख लेते हैं। जी हां, P2 टाइम यूनिट 1 पर एज वेल एज P3 भी टाइम यूनिट 2 पर, यानी जब ये यहां पर एग्जीक्यूशन कर रहा था यानी फिनिश कर रहा था उसी टाइम P3 भी एग्जीक्यूशन के लिए पहुंच गया। यानी रेडी क्यू में पहले P2 एज वेल एज फिर P3 एग्जीक्यूशन के लिए पहुंच गए। अब इस पर्टिकुलर टाइम यूनिट पर जब 2 सेकंड हुए हैं तो ये दोनों पहले पहुंचे हैं एंड देन फिर सीपीयू ने इसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करके वापस से रेडी क्यू में डाला है। तो रेडी क्यू में P1 इनके पीछे जाएगा। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में आपको पता है क्यू में ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन रियर एंड से एंड एग्जीक्यूशन फ्रंट एंड से। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि जब इसको सस्पेंड किया जाएगा तो ये बेसिकली बाकी प्रोसेसेस के जो कि इस बीच में पहुंच गए उनके पीछे जाकर के बैठ जाएगा। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि अब किसका नंबर है, P2 का, क्योंकि ये वाला तो एग्जीक्यूट हो गया है, फ्रंट एंड अब यहां पर आ गया हमारा। तो यानी अब P2 को पिकअप करेगा सीपीयू प्रोसेस के लिए। तो P2 को पिकअप किया गया फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए। तो यानी 2 पर शुरू हुआ, 2 पर हमने यहां पर प्रोसेस किया। इससे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि P1 को जब हमने 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर दिया था तो अब 5 में से 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो गए। अब यानी P3 को P1 को कंप्लीशन एग्जीक्यूशन के लिए 3 सेकंड और चाहिए, यानी 3 टाइम यूनिट और चाहिए आगे। P2 को देख लेते हैं। P2 को 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया गया या 2 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट किया गया, उसका बस टाइम था 3। देन अब केवल उसको 1 टाइम यूनिट चाहिए आगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। और अब यहां पर हम देखेंगे कि 4 पर कोई और प्रोसेस पहुंचा है क्या। जी हां, 3 टाइम यूनिट पर एज वेल एज 4 टाइम यूनिट पर P4 एंड P5 रेस्पेक्टिवली पहुंच गए। तो P4 एंड P5 रेस्पेक्टिवली पहुंच गए। नाउ P2 गॉट सस्पेंडेड अगेन और फिर वापस इसको यहां पर भेज दिया गया। यहां पर आपको बहुत ध्यान से देना है। यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि जब इसको सस्पेंड किया तो इसको बीच में डाल दिया एंड देन फिर इसको फोकस करते हैं कि कौन कौन पहुंचे हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले जो प्रोसेसेस अराइव हुए हैं उनको डालना है एंड देन फिर जो सस्पेंड किया गया है बाद में सबसे पीछे उसको लगाना है। आ जाते हैं आगे, यानी हमने P2 को यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ P3 का टर्न है तो P3 को यहां से उठा करके एग्जीक्यूशन में लिया सीपीयू ने। अब P3 का बस टाइम 1 है, P3 का बस टाइम 1 है और क्वांटम टाइम 2 है, यानी ये क्वांटम टाइम से छोटा है। तो इसको केवल 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया गया और बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। इसको और टाइम यूनिट चाहिए ही नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यानी कि बेसिकली एग्जीक्यूट होकर के सबसे पहले बाहर निकल गया। सबसे पहले जब बाहर निकल गया तो अब इसको बेसिकली सस्पेंड नहीं किया जा रहा है,
तो इसको रेडी क्यू में भी डालने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन इसका पूरा हो गया है। आ जाते हैं आगे। अब फिर से P1 का नंबर है, क्योंकि P1 को हमारे पास 3 टाइम यूनिट और बचे थे, तो P1 को यहां पर हमने यहां से कट करके P1 को पिकअप किया एंड देन अगेन क्वांटम टाइम के बराबर तक चलाएंगे इसको। तो 5 से स्टार्ट हुआ, 7 तक चला, और अभी 3 में से हमने 2 टाइम यूनिट और चला दिए, यानी अभी इसको 1 टाइम यूनिट और चाहिए फ्यूचर में। आगे जब चाहिए तो हम इसको फिर लास्ट में P2 के भी आगे जाकर के इसको रेडी क्यू में सस्पेंड के बाद डाल देंगे। आ जाते हैं आगे। अब नंबर है P4 का। P4 को एग्जीक्यूशन के लिए उठाया गया, P4 को एग्जीक्यूशन के लिए यहां पर लिया गया, और P4 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 2 विच इज इक्विवेलेंट टू द क्वांटम टाइम। तो यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस होकर के बाहर निकल जाएगा, इसको दोबारा सस्पेंड करके रेडी क्यू में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पर इसको रेडी क्यू में से हटा करके गैंट चार्ट में डाला एंड देन प्रोसेस करने के बाद P4 जो है पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद निकल गया, नो नीड टू सस्पेंड इट। आगे आ जाइए। अब है नंबर P5 का। P5 को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू ने उठाया, P5 को जब पिकअप किया, क्वांटम टाइम 2, इसका बस टाइम है 3 विच इज ग्रेटर टू द क्वांटम टाइम, यानी इसमें टाइम यूनिट बचेगा, आगे काम करने की गुंजाइश है। तो यानी हम P5 को जब पिकअप किया तो अगले 2 सेकंड तक वो एग्जीक्यूट हुआ, यहां से पिकअप करके यहां पर डाला, 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, यानी 2 सेकंड एग्जीक्यूट करने के बाद 1 टाइम यूनिट इसको और चाहिए। जब चाहिए तो इसका मतलब सस्पेंड करेंगे और वो लास्ट में जाकर के रेडी क्यू में बैठ जाएगा। नाउ टर्न इज ऑफ P2 को यहां से उठा करके फिर से एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया। P2 का टाइम यूनिट अब कितना बच गया था? ओनली 1, केवल 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। क्वांटम टाइम हमारा 2 है, यानी ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा 1 ही सेकंड में। तो यानी हम इसको 12 करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाहर, यानी थर्ड नंबर में बेसिकली हमारा P2 एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया। नो नीड टू सस्पेंड इट। नाउ द टर्न इज ऑफ P1 को यहां से पिकअप किया गया, फिर से डाला गया। अब देखा इसका टाइम यूनिट कितना बच गया था? ओनली 1 विच इज लेस देन 2 क्वांटम टाइम। लाइकवाइज ऑफ P2, ये भी एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा। नो नीड टू सस्पेंड इट एंड टू बी एडेड इनटू द रेडी क्यू। नाउ लास्ट इज P5 को यहां से उठा करके सीपीयू ने एग्जीक्यूशन के लिए लिया, और यहां पर देखिए इसका टाइम यूनिट 1 था, माफ कीजिएगा, ये भी एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया। P5 के बारे में बात कर रहे हैं। P5 को 1 टाइम यूनिट चाहिए था, हमने 1 टाइम यूनिट तक इसको एग्जीक्यूट किया, यानी ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया सबसे लास्ट, एंड देन एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड। तो दिस इज हाउ थ्रू द राउंड रॉबिन क्वांटम टाइम के बेसिस पर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड मेजर इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्स टाइम यहां पर बदलने वाला है, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि हम प्रिम्पशन में बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने बात की है कि प्रिम्पशन में बेसिकली हम प्रोसेस को बार बार सस्पेंड में डालते हैं एंड देन फिर बार बार उसको गैंट चार्ट में लेकर के आता है। तो अब देख लेते हैं इन वैल्यूज को फिल करके कि ये वैल्यूज क्या आने वाली है। मैं सबको जरा हटा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। वैल्यूज को हटाने के बाद हमने वापस से बर्स्ट टाइम को ओरिजिनल जैसे कि दिया गया था वैसे लिख लिया है। मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वाले काम को जो कटिंग करने वाला था आप उसको पेंसिल से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट द ओरिजिनल वैल्यूज कैन बी रिटेन एज इट इज। उसको करिएगा जरूर, ताकि बचे हुए टाइम फ्रेम का यानी टाइम यूनिट का आपको ध्यान रहे कि कितने पर्टिकुलर टाइम यूनिट तक अभी आपको प्रोसेस को और रन करना है, ये आपको हेल्प करेगा। आइए कंप्लीशन टाइम की बात कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम को यहां पर ध्यान से समझिए, क्योंकि एक प्रोसेस यहां पर भी एग्जीक्यूट हुआ है, P1 यहां पर भी एग्जीक्यूट हुआ है, P1 आगे भी एग्जीक्यूट हुआ है। तो अनलाइक ऑफ LJF, SJF और FCFS जो भी नॉन प्रिम्पशन वाली एल्गोस थी, यहां पर बेसिकली कंप्लीशन टाइम सबसे बाद में देखा जाएगा। यानी जब एक प्रोसेस रेडी क्यू से अब फाइनली रिमूव हो गया है, अब वो बेसिकली वापस से सस्पेंड होने के बाद रेडी क्यू में नहीं जाएगा, उस टाइम फ्रेम को उसका कंप्लीशन टाइम कहा जाएगा। तो यानी अभी हम बात करें कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, तो उधर से देखना शुरू करें तो P1 आपको सबसे लास्ट में जहां भी मिला, यानी इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बार बार सस्पेंडेड क्यू से हमारे पास आ रहा था, एंड देन हम इसको कह सकते हैं कि P1 फाइनली एग्जीक्यूट होकर के 13th टाइम यूनिट पर बाहर निकला है। ओके, लाइकवाइज ऑफ P2 को देखिए, P2 यहां पर भी है, आगे देखें P2 यहां पर भी है, आगे तो कहीं है नहीं, तो यानी P2 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट विल बी 12, इट विल बी काउंटेड एज 12। P3 की बात कर लेते हैं। P3 को आप देखें, इसका बस टाइम सिर्फ 1 था, है ना, और हमारे पास क्वांटम टाइम 1 था, यानी जब एग्जीक्यूशन में लिया गया होगा तो एक ही बारी में प्रोसेस होकर के निकल गया होगा। तो देखें P3 केवल यहां पर आया है, बाकी आगे कहीं और है भी नहीं, तो P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 5 है।
ओके, P4 की बात करते हैं। P4 एग्जीक्यूशन में लिया गया यहां पर और यहीं पर वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी, उसका बर्स्ट टाइम भी 2 था, जो कि क्वांटम टाइम के बराबर था या उससे कम था। तो हम देखें तो P4 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज 9। P5 की बात करें, P5 का जो कंप्लीशन टाइम है, अब P5 को देखें, यहां पर भी एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया, लेकिन फाइनली सबसे लास्ट में P5 को यह एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया और इसका जो कंप्लीशन टाइम है दैट विल बी काउंटेड 14। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कंप्लीशन टाइम को हम किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक बार आपका कंप्लीशन टाइम सही से कैलकुलेट हो गया, देन टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम विल बी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, एंड देन वी विल बी फोकसिंग ऑन द रेस्पॉन्स टाइम। आइए इन सबको फिल कर लेते हैं। तो देखिए टर्न अराउंड टाइम में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, CT माइनस 80, तो 13 माइनस 0 विच इज 13, 12 माइनस 1 11, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 14 माइनस 4 विच इज 10। वेटिंग टाइम की बात करें तो दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 13 माइनस 5 विच इज 8, 18 माइनस 3 विच इज एक्चुअली 8, 3 minus 1 2, 6 minus 2 4, and 10 minus 3 which is actually 7. ओके, रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम में अब यहां पर समझना होगा क्या, जाहिर सी बात है, अब से पहले हमने देखा है कि नॉन प्रीम्पशन वाली एल्गोज में वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम बराबर आता था। इसमें देख लेते हैं कि क्या आता है। रेस्पॉन्स टाइम को आपको पता है कि एग्जीक्यूशन में प्रोसेस पहली बार कब लिया गया। अभी अगर हम बात करें P1 की, तो P1 यहां पर भी एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया है, यहां पर भी एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया है, यहां पर भी, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहली बार कब लिया गया। तो सबसे पहली बार जब यहां पर लिया गया तो उसके टाइम यूनिट को काउंट करेंगे माइनस अराइवल टाइम, तो 0 माइनस इट्स अराइवल टाइम यानी 0। तो अब आप देखें यहां पर डिफरेंस आना शुरू हो गया है। ओके, P2 की बात करते हैं। P2 को सबसे पहले एग्जीक्यूशन में यहां पर लिया गया, बाद में भी लिया गया है, लेकिन सबसे पहले यहां पर लिया गया ऑन द टाइम यूनिट 2 और इसका अराइवल टाइम था 1 which is 2 minus 1 actually 1. ओके, P3 को सबसे पहले एग्जीक्यूशन में यहीं पर लिया गया 4 पर, आगे तो कहीं लिया ही नहीं गया, तो पहली बार यहीं पर लिया गया तो 4 और उसका अराइवल टाइम था 2, 4 minus 2 which is actually 2. P4 की बात कर लेते हैं। P4 को सबसे पहली बार यहीं पर एग्जीक्यूशन के लिए लिया, आगे लिया भी नहीं गया, तो इसी को काउंट करेंगे। देन 7 minus 3 which is actually 4. और फाइनली P5 को यहां भी एग्जीक्यूशन के लिए लिया, यहां पर भी लिया, एंड देन कहीं और नहीं लिया, तो सबसे पहली बार हमने यहां पर लिया है। इस फैशन में पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली बार हमने 9th टाइम यूनिट पर लिया है, एंड देन उसका जो अराइवल था वो 4th टाइम यूनिट पर था, तो 9 minus 4 which is actually 5. ओके, आइए इन सबका टोटल कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चंस की तरह जैसे हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते थे उसी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। हमने इन सबका टोटल कर लिया है। CT इज टोटल 53, turnaround time total is 43, waiting time total is 29, and the response time total is 17. Now we are calculating the average. Average is nothing but, जैसा कि पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, the number of the total number and the number of the processes divided. तो 53 will be divided by the number of the processes, means 5, that is 10.6. Now average turnaround time will be 43 divided by the number of the processes, which is 5, which is nothing but 8.60. Average waiting time, which is given 29, and 29 divided by 5, which is 5.80, and finally response time total is 17 divided by 5, which is 3.40. So this is how we are going to calculate the values through the round robin CPU scheduling. क्वांटम टाइम का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्वांटम टाइम बढ़ता है घटता है, उसी हिसाब से यहां पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि गैंट चार्ट चेंज हो जाएगा। तो क्वांटम टाइम के बेसिस पर आपको ये बहुत ध्यान से बनाना है, और रेडी क्यू में बेसिकली सस्पेंड करने के बाद प्रोसेसेस को जो भेजना है वो पीछे की तरफ भेजना है, रियर एंड से इसमें एंट्री करानी है और फ्रंट एंड पर बेसिकली उसको प्रोसेस के लिए लेना है। वहीं पर अराइवल टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम के एग्जीक्यूशन में जो भी प्रोसेस पहुंच रहे हैं पहले उनको रेडी क्यू में डाला जाएगा, बाद में सस्पेंड करने वाले प्रोसेस को हम पीछे की तरफ रेडी क्यू में इंसर्ट करेंगे। ये 2-3 फंडा है और उसके बेसिस पर आप इस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई होप कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको समझ में आई है। थैंक यू सो मच।